नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम चैप्टर लेके चल रहे थे ब्लड, जिसमें हमने ब्लड के कंपोजिशन के बारे में आपको सारी चीजें बता दिया है। एक बार फिर से रिवीजन करते हुए हम सारी चीजों को और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमने जाना था कि जो ब्लड होता है यानी जो रक्त होता है वो होता क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। दोस्तों ब्लड का हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी ऑक्सीजन होते हैं वो हमारे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। दूसरी बात, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे हर एक अंग तक पहुंचना जरूरी होता है और उन सारे पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। जितने भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं उनको भी ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो इसलिए दोस्तों ब्लड हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा बन जाता है। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब हमने जाना था दोस्तों कि जो ब्लड होता है वह सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट दोनों से मिलकर बना होता है। सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट के क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं वो भी हमने पिछले लेक्चर में जान लिया था। यदि बात करें लिक्विड पार्ट की तो लिक्विड पार्ट में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? पानी होता है। बाकी जो रिमेनिंग 10% होता है वह प्रोटीन का बना होता है। अब प्रोटीन की बात करें तो इनमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? पहला होता है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा होता है फाइब्रोनोजेन और तीसरा होता है एंटीबॉडी। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का काम होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। हम आगे और डिटेल्स में जानेंगे जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो कैसे क्या क्या प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से यह ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं जो एंटीबॉडी है वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं जो ब्लड का अगला हिस्सा होता है सॉलिड वाला पार्ट यानी ठोस वाला भाग, उसके बारे में। वो बना होता है किसका? रुधिराणु का बना होता है और यह ब्लड का 40% हिस्सा को कवर करता है। बाकी जो 60% हिस्सा होता है उसको प्लाज्मा अकेले ही कवर कर लेता है। जो रुधिराणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और दोस्तों आरबीसी की बात करें तो इसकी संख्या होती है ब्लड में 50 लाख, डब्ल्यूबीसी की होती है 10,000 और प्लेटलेट्स की होती है 1.5 लाख से 4 लाख। जबकि बात करें कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसी की वजह से जो रक्त होता है वह लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा? आयरन। आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अब बात करें दोस्तों जो आरबीसी होता है उसमें ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? जितने भी डेड सेल होते हैं हमारे बॉडी में जो आरबीसी के होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, लेकिन ये होता ही नहीं है। यानी कोई भी डेड सेल यदि पाया गया हमारे आरबीसी में तो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। वो ब्लड में ही साथ मिला रहेगा और ब्लड को सड़ाने का कोशिश करेगा। और ना ही इसके अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है जो इन सारे चीजों को कंट्रोल कर सके। यानी आरबीसी के अंदर माइंड ही नहीं पाया जाता। जो न्यूक्लियस होता है एक प्रकार का माइंड होता है जो निर्देश देता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाएगा। और दूसरी बात, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाएगा। इस वजह से ब्लड में जो आरबीसी होता है, जो खराब आरबीसी होता है, वो ऐसे ही घूमता रहता है। दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस न होने के कारण जो सेल होते हैं डेड सेल वो ब्लड में ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन गॉड ने या नेचर ने उसका भी एक बहुत ही अच्छा उपाय बनाया है। उसने क्या बनाया है? एक हमारे बॉडी में एक अंग बनाया है जिसका नाम है स्प्लीन। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं स्प्लीन के बारे में। इनको मिटा दूं। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं प्लीहा के बारे में। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। इसे कहते हैं प्लीहा। इसका लोकेशन की बात करें दोस्तों तो जो लंग होता है, लंग खूब टेढ़ा बन गया, लंग हो गया और यहीं पे पाया जाएगा आपका लीवर। और लीवर के बाद यहीं पे पाया जाएगा आपका अमाशय।
और यहीं पे पाया जाएगा आपका पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज के ठीक बगल में, पैंक्रियाज के ठीक बगल में एक ऐसी स्ट्रक्चर यानी किडनी की तरह लगभग सेम स्ट्रक्चर पाई जाती है यहाँ पे, इसी को कहते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन यानी प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों? हमने देखा था कि जो आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कोशिका जो होती है, उसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो जिसके वजह से वो डेड सेल को मार नहीं पाता है या खत्म नहीं कर पाता है। तो वो सारे जो ब्लड होते हैं वो प्लीहा से होकर के गुजरते हैं। कहां से होकर गुजरते हैं? प्लीहा से। हम मान लीजिए ये साम्राज्य है प्लीहा का, ये प्लीहा का साम्राज्य है। प्लीहा के अंदर कई सारे सैनिक तैनात हैं, कई सारे सैनिक तैनात हैं। इनका काम क्या है? जैसे इधर से ब्लड आया, ब्लड इंटर करा, ब्लड क्या करा? इंटर करा। इसमें आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट्स भी हैं, सारे इनमें मिले हुए हैं। ये क्या करता है? जितने भी डेड सेल आते हैं इसके अंदर, मान लीजिए डेड सेल है और ये प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड है, तो डेड सेल को ये क्या करते हैं? ये डेड सेल को पकड़ लेते हैं। ये भी डेड सेल को पकड़ लिया, ये भी डेड सेल को पकड़ लिया, यानी मृत कोशिका को ये क्या करते हैं? अपने अंदर पकड़ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो स्प्लीन का काम होता है, जितने भी हमारे ब्लड में डेड सेल होते हैं उनको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। कौन? स्प्लीन यानी प्लिया। तो इस वजह से इसके 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है? रक्त को छानना। अब रक्त को छानने से तात्पर्य यह है कि जितने भी डेड सेल हमारे ब्लड में हैं उनको क्या करता है? पकड़ के साइड में कर लेता है। कहता है भाई साहब अब बैठिए, आप किसी काम के नहीं, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। वहीं कब्र खोद करके इनको दफना देता है। तो इस वजह से यह रक्त को छानने का काम करता है। और जाहिर सी बात है, जब रक्त को छान देगा, यदि नहीं छानता तो क्या होता है कि जो आरबीसी हैं, जो ब्लड सेल हैं या फिर रुधिराणु हैं, उसी में सड़ने लगते हैं और सड़ने की वजह से इन्फेक्शन फैला देते हैं। तो दूसरी बात कहा जाए तो वो इन्फेक्शन फैलाने से भी रोकता है। तो दूसरा क्या करता है? यानी संक्रमण को रोकता है। 2 चीज हो गया, रक्त को छानने का काम कर दिया, दूसरा संक्रमण को फैलने से रोक देता है। और तीसरी बात ये करता है दोस्तों, यह कुछ इमरजेंसी के लिए यानी आपातकाल के लिए ब्लड को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। यानी जब भी आपको ब्लड की आवश्यकता होगी, यानी हमारे शरीर में जब भी वीकनेस होगी, तब स्प्लीन क्या करेगा? जो अपने अंदर ब्लड को स्टोर करके रखा है वो छोड़ देगा पूरे बॉडी में। और जब पूरे बॉडी में छोड़ देगा तो जो कमी हो रही होती है खून की, वो क्या होती है? पूरा हो जाता है। तो इस वजह से जो स्प्लीन होता है वो ब्लड दे करके हमारी जान भी बच जाता है। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? तो स्प्लीन के बारे में आपने जान लिया कि स्प्लीन के बारे में यदि पूछा जाए कि स्प्लीन है क्या, तो स्प्लीन हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कि ब्लड को छानने का काम करता है एक प्रकार से। उसमें से जितने भी रुधिराणु होते हैं उनमें से जो डेड सेल होता है उनको अपने तरफ आकर्षित करके या खींच करके मार देता है या दफना देता है। बाकी जो केवल प्योर ब्लड होते हैं उनको पूरे शरीर में भेज देता है। तीसरी बात क्या होता है? यह संक्रमण से बचाता है और यह एक विशेष प्रकार का डब्ल्यूसी उत्सर्जित करता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एक काम और करता है कि यह अपने अंदर ब्लड को स्टोर करके रखा रहता है। जब भी कोई इमरजेंसी पड़ती है तो यह क्या करता है? ब्लड को डोनेट कर देता है या पूरे बॉडी में भेज देता है। तो ये रहा दोस्तों स्प्लीन के बारे में। अब हम जानते हैं
एक चीज और जिसका नाम है बोन मैरो। ये तो स्प्लीन हो गया। अब हम जानते हैं बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। चलिए अब अस्थि मज्जा के बारे में जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। अब हम जान लेते हैं अस्थि मज्जा क्या होता है और यह कहाँ स्थित होता है। दोस्तों, अस्थि मज्जा जो बोन मैरो होता है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो ब्लड का निर्माण करता है। यदि बात करें दोस्तों तो यह स्पंजी ऊतक होता है और यह कहाँ पाया जाता है? हमारे बोन के, ये मान लीजिए ये बोन है, बोन के बीचों बीच वाले भाग में पाया जाता है, यानी खोखले वाले भाग में एक प्रकार का स्पंजी ऊतक है। बोन मैरो होता है हमारे शरीर में जितने भी रुधिराणु होते हैं उनके निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यदि बात करें दोस्तों, यह आरबीसी का भी निर्माण करता है। आरबीसी, और आरबीसी का फंक्शन आपने जान लिया था कि यह ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। यानी ये क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का वहन करता है। दूसरी बात, जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका भी यह निर्माण करता है। और डब्ल्यूबीसी का आपने जान लिया था दोस्तों कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? एक तो एंटीजन पाया जाता है और दूसरा एंटीबॉडीज पाया जाता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज पाए जाने की वजह से यह एक रोग प्रतिरोधी क्षमता की तरह काम करता है। यानी यह शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। दोस्तों, प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? यह ब्लड को थक्का जमने में मदद करता है। यह ब्लड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में होते हैं और यह ब्लड को थक्का जमने में या फिर ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर दोस्तों? तो इन सभी का निर्माण कहाँ होता है? हमारे अस्थि मज्जा में होता है। मान लेते हैं, कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि अस्थि मज्जा हमारा खराब हो गया, बोन मैरो खराब हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा? पहला, आरबीसी जो कि ऑक्सीजन को ले जाने और ले आने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये काम हमारा बाधित होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर में थकान महसूस होगी। जब ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो हमारा शरीर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, तो थकान महसूस होगी, बिल्कुल सुस्त पड़े रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। दूसरी बात क्या होगा? जब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, आयरन की कमी हो जाएगी। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी से फिर आरबीसी की कमी हो गई। आरबीसी की जैसे ही कमी होगी दोस्तों, होगा क्या? एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। यह आरबीसी की कमी से या फिर हीमोग्लोबिन की कमी से या फिर आयरन की कमी से हो सकता है। बात करें दोस्तों डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी में जैसे ही अस्थि मज्जा खराब होगा, डब्ल्यूबीसी का बनना यानी एंटीजन एंटीबॉडी का बनना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी या खत्म भी हो सकती है, जिसकी वजह से कोई सा लल्लू पल्लू बैक्टीरिया और वायरस भी हमारे लिए घातक हो सकता है। यदि बात करें प्लेटलेट्स की, तो इस कंडीशन में जो बीमारी उत्पन्न होगी उस बीमारी को कहेंगे संक्रमण, यानी किसी का भी वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण हो सकता है हमारे बॉडी में। बात करें प्लेटलेट्स की, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, प्लेटलेट्स बनेगा ही नहीं तो रक्त को रोकने का काम नहीं करेगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग करने का काम नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में रक्त स्राव होगा। रक्त स्राव यानी कहीं से भी कोई कट गया तो रक्त का स्राव होने लगेगा। इसको मिटा देता हूं दोस्तों।
अब हमने दोस्तों जान लिया स्प्लीन यानी प्लीहा के बारे में, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के बारे में। अब हम जानेंगे दोस्तों लिम्फ यानी लसिका के बारे में। लसिका लसिका चलिए अब लसिका के बारे में कुछ रोचक जानकारी जान लेते हैं। लसिका दोस्तों हमारे शरीर में एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो ब्लड के साथ साथ चलता है, यानी रक्त के साथ साथ चलता है। यदि इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हमारे शरीर के हर एक अंग में होता है और हमारे शरीर के हर एक अंग में लसिका ग्रंथि पाई जाती है। उसी से यह पीले रंग का पदार्थ स्रावित होता है। बात करें इसके फंक्शन की तो इसका फंक्शन होता है दोस्तों हमारे शरीर में जितने भी इन्फेक्शन फैलते हैं उनको फैलने से रोकना। दूसरी बात, ये छोटे मोटे घाव को भरने में हमारी सहायता करता है और ये ब्लड में अच्छी तरीके से मिल जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर यानी लिम्फ यानी लसिका के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और यह हमारे शरीर में एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। यानी बात करें दूसरे शब्दों में तो यह हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब होता क्या है दोस्तों, जब ये लिम्फ मिलता है ब्लड से तो सबसे पहले जाता है आरबीसी के पास। आरबीसी कहता है कि आपके पास तो ऑक्सीजन की कमी है, आपके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, एक काम करिए दूर हो जाइए मेरे नजरों से, मैं तुम्हें अपने में नहीं मिलाऊंगा। जाता है प्लेटलेट्स की बात, वो भी मना कर देता है इसको कि मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगा। बात आती है डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी देखता है कि ये तो हमारे कैटेगरी का बंदा लगता है क्योंकि यह भी घाव भरता है और मैं भी घाव भरता हूँ, जख्म पे मरहम लगाने का काम करता हूँ। यानी ये भी जख्म पे मरहम लगाता है और हम भी जख्म पे मरहम लगाते हैं। मरहम से एक शायरी याद आया दोस्तों कि किसी बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए, किसी बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मरहम गए। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, चलो वो नहीं समझना है, समझना यहाँ पे है। अब एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं लसिका के बारे में। लसिका एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो ब्लड में अच्छी तरह से घुल जाता है और इसका निर्माण की बात करें दोस्तों तो इसका निर्माण हमारे शरीर के हर एक अंग में होता है क्योंकि हमारे शरीर के हर एक अंग में लसिका ग्रंथि पाई जाती है, वहीं से यह पदार्थ निकलता है और हमारे ब्लड में मिलने की कोशिश करता है। इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जो ऑक्सीजन होता है O2 होता है वह कम होता है, जबकि CO2 जो होता है वह अधिक मात्रा में होता है। इस वजह से जब यह ब्लड में मिलने जाता है तो सबसे पहले जाता है आरबीसी के पास। आरबीसी कहता है भाई साहब साइड हो लो, हवा आने दो, आपके पास तो ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, तो आप हमारे में नहीं मिल सकते। तो फिर ये जाता है प्लेटलेट्स के बाद, प्लेटलेट्स भी इसको मना कर देता है। जब यह डब्ल्यूबीसी के पास जाता है तो डब्ल्यूबीसी देखता है कि ये तो हमारे कैटेगरी का बंदा है, दोनों के बीच फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। जैसे एक नॉर्थ का बंदा और एक साउथ का बंदा दोनों जाते हैं विदेश कमाने के लिए। जब विदेश में कमा रहे होते हैं तो वो पूछते हैं जब एक दूसरे से कि आप कहाँ से हैं, ये कहता है मैं नॉर्थ से हूँ, नॉर्थ इंडिया से, दूसरा कहता है मैं साउथ इंडिया से हूँ। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच तब होती है जब दोनों हिंदी बोलते हैं। तो जैसे ही वो हिंदी बोलने लगते हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है, दोनों भाई भाई हो जाते हैं। अब कोई भी बात होती है वहां नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं देखा जाता, वहां पे देखा जाता है इंडिया। आप इंडिया से हैं तो एक अपनापन का लगाव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो लिम्फ यानी लसिका होती है और जो डब्ल्यूबीसी होती है दोनों का फंक्शन लगभग सेम होता है। ये भी घाव भरता है, जख्म भरता है और वो भी जख्म भरता है। इस वजह से दोनों मिल जाते हैं यानी आपस में घुल जाते हैं और ब्लड के साथ पूरी तरह से मिक्स होकर के बहने लगते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसका नाम है पोलियो।
ऐसे हो जाता है पुष्पा की तरह, तेरी झलक सरफी। तो वो जो हाथ होता है दोस्तों पैरालाइज हो जाता है, उसको कहते हैं पोलियो। होता क्या है दोस्तों, जो पोलियो वायरस होता है जब इन्फेक्ट करता है इंसान को, तो जो लसिका ग्रंथियां होती हैं जिस भाग की, उन सारे भागों की लसिका ग्रंथि समाप्त कर देती है, यानी इन्फेक्टेड करके खराब हो जाती है, यानी बेकार कर देती है। कौन सा? पोलियो वायरस। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ में पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या करता है कि पूरे जितने भी लसिका ग्रंथि होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही लसिका ग्रंथि डिस्ट्रॉय होती हैं, वो अंग काम करना बंद कर देता है, और जिस अंग में पोलियो इन्फेक्शन होगा वो अंग काम करना बंद कर देगा, चाहे वो पैर हो या हाथ हो या फिर शरीर का कोई सा भी अंग हो। सन 1991 में हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। वह WHO गए थे और वहां की मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम एक दिन ऐसा आएगा कि पोलियो वायरस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, यानी पोलियो रोग मुक्त हो जाएगा पूरा भारत। पीवी नरसिम्हा राव की यह बात सुन के पूरे देशों ने उनका मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि भारत के हर एक गांव में पोलियो के मरीज हैं, आप कैसे भारत को पोलियो मुक्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सैल्यूट है उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने 3 साल के अंदर ही पोलियो की टीके की खोज कर ली और इतने बल्क अमाउंट में उन्होंने निर्माण करा, ताकि उन्होंने कहा था कि हमें साबित करना है कि हमारा देश कुछ मायने रखता है। उन्होंने पूरे भारत में फ्री में पोलियो वैक्सीन को वितरण करा और हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो इस वक्त उनको उतना अहमियत नहीं दी जा रही है, यह बहुत शर्म की बात है दोस्तों। उन्होंने जहां पे सड़क समाप्त हो जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, वहां पर भी अपने कंधों पे बैग लेकर के, पोलियो का टीका लेकर के घर घर में जाती थी, दरवाजा खटखटाती थी और 5 साल और 5 साल के कम साल के बच्चों को टीकाकरण करवाती थी। तो दोस्तों सैल्यूट है उन नारी, उन महिलाओं का जिन्होंने अपने जान को जोखिम में रख के, अपने सेहत को जोखिम में रख करके घर घर जाकर के पोलियो का ड्रॉप पिलाया, जिसकी वजह से सन 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो WHO था, जो कह रहा था कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, उन्होंने ही हमें सर्टिफिकेट दिया और कहा कि आप आज से पोलियो मुक्त हो चुके हैं, यानी भारत 2013 से बिल्कुल पोलियो मुक्त हो चुका है। लेकिन दोस्तों एक समस्या अभी भी हमारे सामने है, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों में अभी भी पोलियो के केसेस पाए जाते हैं, यानी अभी भी पोलियो की बीमारी है। यह पोलियो वायरस से होता है, यानी कभी भी तो कभी भी ये वायरस भारत में भी आ सकता है, लेकिन वहां पे उतनी साक्षरता न होने की वजह से वो अब भी विकसित कर रहा है पोलियो वायरस। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो साक्षरता दर है वो बहुत ही कम है, उनकी मेंटालिटी बहुत ही घटिया है। वो सोचते हैं कि यदि हम 2 बूंद अपने बच्चों को ड्रॉप पिलाएंगे पोलियो का, तो हमारा बच्चा सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर सकता है। गजब की मेंटालिटी है। यही चीज पाकिस्तान में है, यही चीज अफगानिस्तान में है। इस वजह से वो पोलियो का टीका नहीं लगाते हैं। इसी की वजह से जो पोलियो वायरस है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों फिलहाल के लिए जो भारत है वह पोलियो मुक्त हो चुका है सन 2013 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।